नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि मथुरा से है। तो अमरोहा की शबनम को फांसी देने की तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि मथुरा में शबनम को फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला है शबनम, जिसे फांसी दी जानी है। आपको बता दें कि 2008 में शबनम ने अपने ही परिवार के 7 परिजनों की हत्या अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी। उसके बाद शबनम तभी से सजा काट रही है और अब शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें दया याचिका भी शबनम की तरफ से डाली गई थी, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दी गई है। तो शबनम के ऊपर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोप था, जिसकी वजह से शबनम को ये फांसी की सजा मिली है। तो आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला है शबनम। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर शबनम को किस वजह से फांसी की सजा मिली है और किस वजह से वो अब तक सजा याफ्ता थी। तो शबनम के साथ खून क्यों माफ नहीं हुए? अमरोहा की शबनम ने साल 2008 में अपने 7 परिजनों की हत्या की थी। प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिजनों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। पिता मास्टर शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस समेत 7 लोगों की हत्या की थी शबनम ने। शबनम के परिजन उसके प्रेम संबंध का विरोध कर रहे थे। इस मामले में अमरोहा कोर्ट में 2 साल 3 महीने तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को दोनों को सजा सुनाई गई फांसी की। दोषी शबनम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी और अब अंत में शबनम को फांसी दी जा रही है। तो 2008 में अपने 7 परिजनों की हत्या की थी शबनम ने, जिसकी वजह से शबनम को ये फांसी दी जा रही है। तो अमरोहा की शबनम को फांसी दी जाएगी मथुरा में। और निर्भया केस में जिन दोषियों को जिस जल्लाद ने यानी कि पवन ने फांसी दी थी, वही शबनम को भी फांसी देगा। और इसी वजह से पवन ने मथुरा में जो जेल है जहां पर फांसी दी जानी है, उसका निरीक्षण भी कर लिया है। और इसी को लेकर पवन ने खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया से। देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने है पवन जल्लाद, जिन्होंने निर्भया कांड में 4 अभियुक्तों को फांसी दी थी। और अब जब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दिए जाने की बात सामने आ रही है, तो पवन जल्लाद को भारत सरकार ने फिर याद किया है। अभी तक आप निर्भया हत्याकांड के 4 लोगों को फांसी दे के आए थे। अब पहली महिला को फांसी देने की जो तैयारी हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया था? जी, मैं अभी तो बुलाया नहीं गया मुझे, जब तक मुख्यालय का ऑर्डर नहीं आएगा और जब तक ये मेरठ जेल से नहीं आएगा तो तभी जा पाऊंगा मैं। इससे पहले मेरे पास कभी कोई ऑर्डर नहीं है अभी कोई। मथुरा जेल में आप फांसी के फंदे वगैरह की टेक्निक बता के आए थे कभी? जी जी जी, 1 साल पहले गया था मैं वहाँ पर। अच्छा, हाँ। क्या करके आए थे वहाँ पर? वहाँ पर बताया था इस तरह से आपको ये तख्ते बनने, इस तरह से आपको ये बनना आएगा, सब कुछ कंप्लीट करके आप मुझे फिर बुला लीजिए, फिर मैं आपको ओके करूँगा। तो जब आप ये फांसी देते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी मानसिक स्थिति ये होती है कि पहले भाई इसके काम को अंजाम दिया जाए और बड़े अच्छे तरीके से दिया जाए। आपके पिताजी भी इसी काम को करते थे, अब आपके बेटे को भी सिखाएंगे? मेरे दादाजी दादाजी भी, पिताजी भी, आप भी? जी जी। और बेटा? मेरा बेटा भी अगर वो करना चाहेगा तो कर लेगा, मैं उसको आप उसे ट्रेनिंग देते हैं? जी जी। जब निर्भया हत्याकांड के आरोपियों को आपने फांसी दी थी, उस समय आपके मन में गुस्सा था, क्या था? मैं देखो, जितनी हरकत करी थी उन्होंने, ऐसी हरकत करी थी, बड़ा दर्दनाक उन्होंने जो हादसा किया था, उसके लिए तो फांसी के हकदार थे। जब उन्हें अंतिम रूप टाइम में फांसी दी गई थी, क्या थी उनकी हालत जब आप देख रहे थे? भाई देखो, आदमी जब सामने मौत दिखाई दे, पल पल मरता, पल पर जीता है जी। यहाँ पर भी पूरे परिवार को इस महिला ने मारा है। आपके हाथ कब कपाएंगे तो नहीं फांसी देते हुए? जब मैं 4 को दे सकता हूँ तो सिंगल में क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पवन भाई, जब आप फांसी देते हैं उससे पहली रात आप कुछ तैयारी करते हैं? उससे पहले ट्रायल करते हैं तो 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हो जाती है, कोई बोलेगा नहीं उस पर काम के बारे में। और जब ये ट्रायल करते हैं उसके बाद
2 दिन का ट्रेलर के अंदर रस्सी चेक करते हैं, वो तख्ता वगैरह चेक करते हैं भाई, जिससे जल्दी से एकदम जो है रिवर दब जाए। एक ये लोग सोचते हैं कि जब जल्लाद फांसी देता है तो उससे पहले शराब पीता है, बिल्कुल अपनी आप को भुला देता है, तभी फांसी दे पाता है। ये क्या बात सही है? नहीं, बात गलत है बिल्कुल, ये मन गलत बातें हैं बिल्कुल। ये कि भाई शराब पी के ठीक तरह, तो मैं कह रहा शराब पी कर कोई जरा तो गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा भुगतना। मैं कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पीता, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता कभी। आप शराब नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते? एक्चुअली मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ। मैं साधारण आदमी। मैं क्राइम के खिलाफ हूँ। जैसी गिनौनी हरकत करी है इसने, ऐसी भाई महिला को तो कोई भाई समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसी महिला को तो भाई और दूसरों के भी वो कानून होंगे कि ऐसा घिनौनी हरकत करी थी, अपने बहन भाइयों को कुल्हाड़ी से और जहर दे के मारा, इसको तो फांसी होनी चाहिए। जी हाँ, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं जल्लाद का काम ज़रूर करते हैं पवन जल्लाद, ना तो शराब पीते हैं और ना ही बीड़ी सिगरेट, लेकिन क्राइम से इन्हें सख्त नफरत है। अपने सहयोगी राजन सोनकर के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने शबनम के चाचा सत्तार से खास बातचीत की। देखिए, साथ मौजूद हैं शबनम के चाचा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्तार अली है जी। सत्तार जी, ये बताइए, जैसे कि दया याचिका शबनम की फांसी की खारिज कर दी है राष्ट्रपति ने, उसके बारे में क्या कहना, आपको कैसा लग रहा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे फांसी के बाद प्रशासन आपको सब देगा शबनम का, तो क्या सब आप लेंगे नहीं लेंगे? हम नहीं लेने के। सब नहीं लेंगे आप? ना। ऐसा क्यों? हम तो शिकल ही देखना चाहते। अच्छा, आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते? तो ये थे मेरे साथ शबनम के चाचा। इनका कहना है कि हम शबनम का मृत शरीर भी नहीं लेंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमरोहा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो बावनखेड़ी गांव से हमारे रिपोर्टर प्रदीप की ये खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा जनपद के गांव बावनखेड़ी में, जहां 14-15 अप्रैल की रात को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और वो घटना थी शबनम सलीम हत्याकांड। सलीम और शबनम हत्याकांड से लेकर दया याचिका राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दी है। उसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने हत्याकांड पड़ताल करने उसके घर पहुंची। और मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, यह वह जगह है जहां मास्टर शौकत अली खान सोए हुए थे। और ये वह कमरा है जहां पर शौकत अली यानी शबनम के बड़े भाई, भैया और भतीजा इस कमरे में मौजूद थे। और बराबर वाले कमरे में शबनम का एक और भाई मौजूद था। और इसी के बराबर में ये वह कमरा है, देखिए, जिसमें उसका भाई को उसने मौत के घाट उतारा था। और मैं ये कमरा भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कमरे में शबनम की मम्मी और उसकी फुफेरी बहन सोई हुई थी। उसके बाद शबनम इस हत्या को, घटना को अंजाम देने के बाद ये रास्ता जा रहा है छत ऊपर जीना, यहाँ से ऊपर चली गई थी। और कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही वह ऊपर सोने चली गई तो ऊपर बारिश होने लगी। उसके बाद वह ऊपर से नीचे आई और आने के बाद उसने शोर मचा दिया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने भी आकर इस गांव का दौरा किया था और पुलिस ने पूरा खुलासा CDR के जरिए किया था। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमरोहा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि प्रतापगढ़ से है, जहां पर वहां के पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था को संभालने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। SP शिवहरी मीणा के राज में खुद पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे होगी? वाहन चेकिंग के दौरान CO सिटी की टीम पर दबंगों ने हमला किया। CO सिटी के गनर अनिल यादव को दबंगों ने जमकर पीटा। CO सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की कोशिश दबंगों ने की। नगर कोतवाली के सदर चौराहा इलाके की ये घटना है जहां पर ये वारदात हुई। तो प्रतापगढ़ में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां के पुलिस कप्तान यानी कि SP शिवहरी मीणा वहां की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही पुलिसकर्मियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो प्रतापगढ़ की जनता को कैसे सुरक्षित करेंगे और वहां की जनता खुद को किस तरह से सुरक्षित महसूस करे।
तो प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है। एसपी शिवहरी मीणा के राज में खुद पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे होगी और आखिर आप लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी पर जब हमला करने में नहीं कतरा रहे हैं दबंग और बदमाश, तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा का सवाल तो यहां पर है ही। वाहन चेकिंग के दौरान सीओ सिटी की टीम पर दबंगों ने हमला किया। सीओ सिटी के गनर अनिल यादव को दबंगों ने जमकर पीटा। तो हमारे साथ एसपी शिवहरी मीणा इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका शिवहरी जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है, क्यों इस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर देखा जा रहा है कि लगातार यहां पर सवालों के घेरे में है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो आपको बता दें कि एसपी शिवहरी मीणा के राज में पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोग आखिर कैसे सुरक्षित होंगे? इतनी हिम्मत, इतने हौसले बुलंद हो गए हैं दबंगों के कि उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि वर्दी फाड़ने तक की कोशिश की गई। सीओ सिटी के गनर अनिल यादव को दबंगों ने जमकर पीटा और सीओ सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की कोशिश की। नगर कोतवाली के सदर चौराहा इलाके की ये पूरी घटना है। तो कानून व्यवस्था को लेकर प्रतापगढ़ में तो आपको बता दें एक बार फिर से हमारे साथ एसपी शिवहरी मीणा जुड़ गए हैं। शिवहरी जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मेरा सवाल आपसे कि आखिर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर यह हमला हो गया है, पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? देखिए, जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से दुखद है, गलत है, लेकिन पुलिस ने जो विधिक कार्रवाई संपन्न करवाई है। पहले वाले हमले में प्रॉपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 4 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे। इसमें भी चेकिंग के दौरान ये मारपीट की घटना कारित हुई है, इसमें भी एफआईआर पंजीकृत हुई है। दोनों जो आरोपी हैं वो जेल जा रहे हैं। नहीं शिवहरी जी, आप आगे कार्रवाई करेंगे वो तो समझ में आता है, लेकिन आप एक ये बात बताइए कि आखिर इतनी हिमाकत कैसे हो गई दबंगों की, उन्होंने पुलिस वालों पर यह हमला बोल दिया? नहीं, ये दबंगई वाला ऐसा मामला नहीं है। इसमें चेकिंग के दौरान ये घटना दुर्घटना की बात है। किसी भी दौरान हुई हो शिवहरी जी, वारदात तो वारदात है। दबंगों ने हमला किया है, चाहे चेकिंग के दौरान किया हो या वैसे ही किया हो। ये हमला है भी नहीं इस तरीके का, ये एट रैंडम प्रोवोक है। जब उनको रोका गया चेकिंग के लिए तो वो थोड़े वायलेंट हो गए, वायलेंट होकर मारपीट शुरू हुई, तो उसमें तत्काल पुलिस ने जो विधिक प्रक्रिया थी उसको संपन्न करवाया। नहीं, एक मिनट, सीओ सिटी के गनर के साथ खूब मारपीट की है, वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई है और आप इसको ये बोल रहे हैं ये कॉमन बात है? नहीं, कॉमन बात नहीं बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमन बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि एट रैंडम होने वाली घटना है। नहीं, एज रैंडम क्या होता है? दबंगई तो दबंगई है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो जाहिर सी बात है वो एज रैंडम क्या होता है, कोई सोची समझी साजिश तो नहीं होती। बदमाश तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। जाहिर सी बात है कि प्रतापगढ़ के लोगों में कोई डर नहीं है, यानी कि बदमाशों में कोई खौफ, कोई डर नहीं है। नहीं, जो गलत करेगा उसके विरुद्ध पुलिस विधिक कार्रवाई संपन्न कर रही है। नहीं, जो भी गलत कर रहा है, जो भी कानून हाथ में ले रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तो ये हाथ में लेगा ही क्यों? यानी कि कानून को लेकर कोई डर नहीं ना दबंगों में। मेरा सवाल ये है, वो डर और खौफ क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, जो विधिक प्रक्रिया है वो तो निश्चित रूप से संपन्न करवाई जा रही है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही, चाहे वो कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी है। तो यानी कि आप पूरी तरह से नाकाम है प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। दोनों इंसिडेंट बताए हैं, दोनों इंसिडेंट में कार्रवाई हुई है। उसके बावजूद भी दूसरा इंसिडेंट हो गया, पहले इंसिडेंट के बाद, कार्रवाई होने के बाद भी आप खुद ही देखिए ना, डर और खौफ दोनों खत्म है। नहीं, तो विधिक प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है, निश्चित रूप से जो कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो अमल में लाई जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतापगढ़ में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ये हमला हुआ है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अमरोहा से है, जहां पर पुलिस की सुस्ती ने ले ली है एक मासूम की जान। अमरोहा से ये खबर है, जहां पर अमरोहा पुलिस के लिए अपहरण की घटना मायने नहीं रखती है। बच्चे के अपहरण की घटना को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। अमरोहा से अपहरण हुए बच्चे की बदमाशों ने हत्या की और घर के पास मस्जिद की छत पर बने गुंबद से शव मिला। देर रात 5 साल के मासूम तबिश का अपहरण हुआ था। अपहरण कर बदमाशों ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो अमरोहा एसपी सुनीति सिंह की पुलिस ने बदमाशों के आगे घुटने टेके। जो है शाम अगवा कर लिया था 6:30 और 7 के बीच। तो अगवा किसने करा, आपको कुछ पता लगा था? कि इसमें पता नहीं था, लेकिन उसमें एक हमें पर्चा मिला जी। जिसमें 30 लाख रुपए की डिमांड थी और ये कहा था कि कोई चालाकी, कोई कुछ नहीं करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी और ये 30 लाख रुपए फरीदी गेट पर रखने हैं। फरीदी स्कूल ये नई बस्ती में जो है जी, फरीदी कोई मदरसा है, कोई जगह है, स्कूल है। अच्छा, आज सुबह आपको कैसे पता चला कि मस्जिद की छत पर इस तरीके से? मस्जिद की छत पे जो है कुछ बच्चे पतंग उड़ाने गए जी। उन्होंने बच्चों ने देखे उसके पैर उसमें गुंबद से बाहर निकले हुए। बीलना गांव में कल शाम को करीब 7 बजे के आसपास ये बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और उसके बाद परिवार वालों को नहीं दिखा, तो तत्काल उन्होंने ढूंढ शुरू कर दी थी और करीब 12 सवा 12 के आसपास वो लोगों ने पुलिस अप्रोच किया। तत्काल उसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और हम लोगों ने 4 टीम का गठन करके वहाँ पे आसपास सर्च ऑपरेशन और बाकी पूछताछ शुरू कर दी थी। उसी क्रम में जो वादी है उनके घर के करीब 50 मीटर पीछे ही एक मस्जिद है। उस मस्जिद की छत पर आज सुबह उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। अभी हमारी फील्ड यूनिट मौके पर है, डॉग स्क्वाड मौके पर है और एक बार घटनास्थल का एक विस्तृत निरीक्षण। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अयोध्या से है, जहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक कितनी धनराशि एकत्रित हो चुकी है, इसको देखते हुए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय से खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हैं। सर, जो समर्पण निधि अभियान चल रहा है वो कितना अभी तक आगे बढ़ चुका है? आवश्यकता कल्पना से ज़्यादा आगे चला गया। सर, कितनी धनराशि अभी तक समर्पण निधि? एकदम तो मैं नहीं कह सकता कितनी आ चुकी है, कितनी बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हो पाई है, उनके क्लियरिंग में पड़ी है, लेकिन तो भी मैंने सुना है कि हमारे ट्रस्ट में कुछ लोगों ने जो रोज़ जानकारी लेते रहते हैं, ऐसे लोगों ने 1500 करोड़ बताया है। तो जिन्होंने बताया है मैं उसका आदर ही करता हूँ। सर, कुछ फर्जी तरीके से भी इस समर्पण निधि अभियान में देखने को मिला कि कुछ लोग जो हैं वो फर्जी तरीके से दान या समर्पण जो है वो ले रहे हैं। इसमें क्या कुछ कार्रवाई करें? कुछ फर्जी केसेस आए सामने, पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है, सब जगह की है। हमने भी एफआईआर की है। हमारी एफआईआर पर पुलिस ने एक्शन लिए हैं और मैं समझता हूँ देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस विषय में हमसे अधिक जागरूक हैं एंड दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। सर, एचडी कुमारस्वामी है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका ये आरोप है कि जो चंदा लिया जा रहा है वो मार्किंग किया जा रहा है, जो चंदा दे रहा है उसकी भी, जो नहीं दे रहा है उसकी भी। ये कहीं ना कहीं जर्मनी में जो नाजी की याद दिलाता है, जो हिटलर के समय में किया था। कोई बात नहीं, किसी से राजनीतिक द्वेष होगा इसलिए कह गए वो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सर, मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और कब तक मंदिर निर्माण हो जाएगा? देखो, नींव के निर्माण की जितनी प्राथमिक तैयारी है वो चल रही है और हमें लगता है कि 2024 आते आते मंदिर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ चंपत राय जी, जिनका कहना है कि 2024 तक कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी।
आपको बता दें कि चाहे देश की केंद्र सरकार हो या फिर यूपी की राज्य सरकार लगातार गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है और दावे कर रही है, और दावे भी ऐसे जो कि 70 सालों में कभी पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी सरकारी योजनाएं लागू होती हैं, लगातार कहा जाता है कि वो सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन वाकई में इससे आम आदमी को कितना लाभ होता है, देखिए। शासन के विकास की योजनाओं को संचालित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए जाते हैं। गांवों को शहरों की तर्ज पर मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए आवास, शौचालय, पेयजल आपूर्ति, बिजली और मनरेगा जैसी योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन क्या ये सुविधाएं जनता तक पहुंच पाती हैं? इसकी पड़ताल करने न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम यूपी के चंदौली पहुंची, जहां की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। चंदौली के शाहबगंज विकासखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मुबारकपुर बजराती गांव के लोगों को सरकारी सुविधा तो दूर, आजादी के बाद से भारत की नागरिकता भी नहीं मिली। कई लोग 40 साल तो कई 50 साल से इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी बजराती गांव के लोग अपनी एक खुद की पहचान नहीं बना पाए। जी सर, ये लोग बार बार जब से हम होश संभाले हैं तब से ये आकर बसे। मेरी उम्र 52 साल की है। जब से मैं होश संभाला हूँ हम इनको देख रहा हूँ कि मजराती में आकर के वनवासी लोग रहते हैं, और इसके बाद बड़े लोगों की पहल और जो कुछ दबंग किस्म के हैं लोग, जो कि उनका नाम है मुबारकपुर में, जो उन्हें नहीं थे, वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होने थे, नागरिकता नहीं मिल पाई। ऐसा है व्यवस्था की सर, देखिए यहाँ पर हम लोग मुबारकपुर मजराती के रहने वाले हैं। मुबारकपुर का कितनी लोग दबंग है कि नहीं होने दे रहे हैं कि नहीं, शहर यहाँ हो जाएगा तो हम लोग के नहीं जगह रहेगा। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि गांव के कुछ दबंगों ने उन्हें यहाँ की नागरिकता लेने ही नहीं दी, ताकि वे गांव में अपना कब्जा बरकरार रख सके। हालांकि गांव वालों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इस बारे में जानकारी देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, बस हमेशा की तरह आश्वासन से ही काम चलाना पड़ता है। मामला प्रकरण संज्ञानित हुआ था, उसके बाद उप जिलाधिकारी चकिया और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है। ये संज्ञान इस प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि चूंकि ये वन विभाग की भूमि है जिस पर कि अस्थायी रूप से निवास करते हैं, और जो अभी पंचायत के वोटर लिस्ट का संशोधन चल रहा है, उसके दृष्टिगत इन लोगों की मांग थी कि मुझे इस ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए, उस ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए। इसमें जाँच कराई गई है और उप जिलाधिकारी के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका जो नियमानुसार जहां भी इनको वोटर लिस्ट में ग्राम पंचायत में नाम होना चाहिए वो उनको जोड़ा जाएगा। देश में विकास के लिए प्रतिदिन कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास तो देखने को मिल जाता है, लेकिन वनवासी समाज के लोग आज भी कच्चे मकान, बिजली, पेयजल आपूर्ति, सड़क, बच्चों की शिक्षा को लेकर विकास का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन गाँव वालों की आखिर कौन सुनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के भविष्य के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए ये तमाम युवा अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत ये तमाम युवा निःशुल्क कोचिंग भी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने 16 फरवरी को एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिससे सिविल, नीट और जी जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र और छात्राओं को मदद मिलेगी। सरकार की माने तो इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि अभ्युदय कोचिंग का पोर्टल 10 फरवरी को लॉन्च किया गया था और योजना का लाभ लेने के लिए महज 5 दिनों के अंदर करीब 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने पोर्टल पर रजिस्टर किया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मेरठ के कॉलेज के अंदर पहले दिन की कक्षा की शुरुआत हुई, जहां भारी मात्रा में छात्र छात्राओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, छात्रों में योजना के तहत काफी उत्साह भी देखने को मिला। कई छात्रों का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये पहल की है, कहीं ना कहीं गरीब छात्रों के लिए इससे बहुत लाभ होगा। अब कोचिंग जैसे सरकार ने आज फ्री की है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या चाहते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बस पापा की इनकम की वजह से हमारा नहीं हो पा रहा था। अब ये अच्छी बात है, ये लोग हमेशा मतलब ज़्यादातर बड़े बड़े लोग ही बन पाते हैं, लेकिन अब छोटे लोगों के लिए भी ये स्टार्ट हुआ है, तो हम सबको करना चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम के बालाजी ने भी छात्रों को संबोधित किया और योजना के बारे में मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी दी। साथ ही एडीएम सुभाष प्रजापति ने भी छात्रों के बीच क्लास में जाकर छात्रों को इस योजना के बारे में
शिक्षा प्रदान करने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। दूसरी ओर संभल में भी कोचिंग को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कई युवाओं का मानना है कि वो इस योजना के लाभ से अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकेंगे, साथ ही भविष्य में प्रदेश के लिए और बेहतर कार्य कर सकेंगे। तो अच्छी बातें करनी चाहिए, हम भी करना चाहते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर नहीं होता, सरकार नहीं करती तो? सर फैमिली प्रॉब्लम है, इनकम की, अब ये सारी फैसिलिटी हो जाएगी इनकम वगैरह में। बेहतर भविष्य के लिए सरकार की योजनाओं पर विपक्ष को मानो मौका चाहिए। इधर सपा के जिला अध्यक्ष असगर अंसारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का काम धरातल पर नहीं सिर्फ कागजी होता है, सरकार सिर्फ दिखावा करने का काम करती है। नहीं, ये तो जो कोचिंग ये शुरू कर रहे हैं, ना जाने 10 साल के अंदर कितनी कोचिंगें इन्होंने शुरू की हैं, ना जाने कितने लुभावने वादे इन्होंने किए हैं। ये नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक छलावा साबित हुआ है। वो भी कोई नौकरी देने का काम तो इन्होंने किया नहीं, बल्कि नौकरी लेने का काम किया है। अब चुनाव आ रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये नए नए काम छलावे लाएंगे लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। युवा नेता सुहेल इकबाल ने भी इस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने खेल से लेकर स्कूल तक कई योजनाएं बनाई, लेकिन सिर्फ सपना ही रही। युवकों में इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा तो है और उनको लगता है कि सपना एक दिन पूरा होगा, जो सरकार कोशिश कर रही है। सरकार के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि सरकार पिछले 10 सालों से मुसलसल हमारी ज़िंदगी के अंदर न जाने कितनी स्कीमें लाई है, कितनी चीज़ों को लेकर आई है। और खेलो इंडिया के नाम से आई, मेक इन इंडिया के नाम से इन्होंने निकाला, लेकिन ये सारी बातें जो हैं 2-4 दिन हवा की तरह चलती हैं और उसके बाद खुश हो जाती हैं। इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया, इन्होंने नौजवानों को कुछ नहीं दिया, इन्होंने महिलाओं को कुछ नहीं दिया, इन्होंने बच्चियों को कुछ नहीं दिया। आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के रूप में नई पहल काफी सराहनीय है, लेकिन देखना अहम होगा कि इस योजना के तहत कितने छात्रों को लाभ मिलता है। बरेली से खबर है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और लगातार देखा जा रहा है कि वहां पर इन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि बरेली में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। खनन में लिप्त ट्रैक्टर के नीचे 14 साल का बच्चा आया, बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। इज्जत नगर में एसडीएम पर भी हमले की कोशिश हुई थी। एसएसपी रोहित सजवान माफिया पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये सवाल उठता है। तो सरकारी अमले पर भी हमला कर रहे हैं बेखौफ माफिया। अवैध खनन के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, फिर भी पुलिस और प्रशासन की आखिर ये चुप्पी क्यों है? तो बरेली में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस वारदात से जाहिर होता है। बरेली में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, जिसकी वजह से खनन में लिप्त ट्रैक्टर के नीचे एक 14 साल का बच्चा आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी अमले पर भी हमला कर रहे हैं लगातार ये बेखौफ माफिया। तो अवैध खनन के चलते लगातार हो रहे हैं ये हादसे, फिर भी पुलिस और प्रशासन आखिर इस मामले पर चुप क्यों है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।